विजय और शालिनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और शालिनी एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। उन दोनों के लिए उनका बेटा आयुष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आयुष एक होनहार बच्चा था और अपने माता पिता की आंखों का तारा था। विजय के माता पिता रामनाथ और सीता उनके साथ ही रहते थे। रामनाथ और सीता ने अपना सारा जीवन अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया था। एक दिन विजय के पिता रामनाथ को दिल का दौरा पड़ा। उनका इलाज बहुत महंगा था और विजय के पास इतने पैसे नहीं थे। उनकी कंपनी भी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, इसलिए उसे लोन नहीं मिल रहा था। इस मुश्किल घड़ी में विजय के दोस्त राजीव ने उसकी मदद करने का फैसला किया। राजीव एक मशहूर वकील था और उसने अपने एक मुवक्किल से विजय की मदद के लिए बात की। वह मुवक्किल एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम था मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा ने मदद के बदले एक अजीब शर्त रखी। वह अपनी बेटी नीता की शादी विजय से करवाना चाहते थे। विजय चौंक गया, लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी शालिनी और मेरा बेटा आयुष है, उसने कहा। मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन यह डील है। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं तुम्हारे पिता के इलाज का सारा खर्च उठाऊंगा और तुम्हारी कंपनी को भी आर्थिक मदद दूंगा। विजय को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह वहाँ से उठकर चला गया, लेकिन जब उसने अपने पिता की बिगड़ती हालत देखी तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसने शालिनी को सारी बात बताई। शालिनी ने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, अगर इससे पिता जी की जान बच सकती है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। विजय और उसके परिवार के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया। विजय ने नीता से शादी कर ली और मिस्टर मेहरा ने अपने वादे के मुताबिक उसके पिता के इलाज का सारा खर्च उठाया। इलाज के बाद रामनाथ की हालत में सुधार हुआ, लेकिन वह अभी भी कमज़ोर थे। नीता शुरू में तो बहुत अच्छी बनी रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। नीता ने विजय के माता पिता और शालिनी के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने घर के सारे नौकरों को हटा दिया और सारे काम रामनाथ और सीता जी से करवाने लगी। वह उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। एक दिन उसने शालिनी को घर से निकाल दिया। शालिनी रोती हुई वहाँ से चली गई और उसने पास के ही एक अनाथालय में शरण ली। विजय यह सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह नीता की जुबान का गुलाम बन चुका था। नीता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अपने माता पिता और शालिनी का पक्ष लिया तो वह मिस्टर मेहरा से कहकर उसकी कंपनी बंद करवा देगी। इन सब घटनाओं से सबसे ज़्यादा दुखी आयुष था। उसने अपनी माँ शालिनी को भी रोते हुए देखा था और अब वह अपने दादा दादी पर होते अत्याचार देख रहा था। एक रात उसने अपनी दादी सीता से पूछा, दादी, माँ कहाँ है और माँ अब पहले की तरह हमसे प्यार क्यों नहीं करती? सीता ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन नीता आंटी उन्हें हमसे दूर ले गई। आयुष ने यह सुनकर ठान लिया कि वह अपनी माँ को वापस लाएगा और अपने
दादा दादी को नीता के अत्याचारों से बचाएगा। उसने अपने पिता विजय से कहा, पापा हमें नीता आंटी को सबक सिखाना चाहिए, यह सही नहीं है। विजय ने कहा, बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, वह बहुत ताकतवर है। अगले दिन आयुष ने अपनी माँ को ढूंढने की ठान ली। उसने अपनी गुल्लक से सारे पैसे निकाले और एक टैक्सी में बैठकर अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद वह उस अनाथालय में पहुंचा जहां उसकी माँ रह रही थी। जब शालिनी ने आयुष को देखा तो वह उसे गले लगाकर रोने लगी। आयुष ने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ आप मेरे साथ घर वापस चलिए, मैं आपको नीता आंटी से बचाऊंगा। शालिनी ने कहा, बेटा यह मुमकिन नहीं है। नहीं माँ, मैं एक प्लान बनाऊंगा, आयुष ने कहा। अगले दिन आयुष ने अपनी माँ के साथ मिलकर नीता के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने नीता के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किए और उसके सारे अत्याचारों के वीडियो भी बनाए। फिर उसने यह सारे सबूत एक पेन ड्राइव में डालकर अपने दादा रामनाथ को दिए और कहा, दादाजी आप यह सारे सबूत पुलिस को दे दीजिए, पुलिस ज़रूर हमारी मदद करेगी। रामनाथ ने आयुष की बात मान ली और पुलिस में जाकर सारी बात बताई। पुलिस ने नीता को गिरफ्तार कर लिया। जब मिस्टर मेहरा को अपनी बेटी के बारे में पता चला तो वह चौंक गए। उन्होंने नीता का साथ देने से मना कर दिया और कहा, तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। आखिरकार नीता को उसके कर्मों की सज़ा मिली। विजय और शालिनी फिर से साथ हो गए। रामनाथ और सीता जी को भी अपने प्यारे बेटे और बहू के पास वापस मिल गए। आयुष ने अपनी दिलेरी से अपने पूरे परिवार को एक बार फिर से खुशियाँ दी। नीता के जाने के बाद घर में शांति और खुशियाँ वापस लौट आईं। विजय ने शालिनी से माफ़ी मांगी और कहा, शालिनी मैं तुम्हें और मेरे माता पिता को उस मुश्किल समय में अकेला छोड़ने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास उस वक्त कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारे और परिवार के लिए मजबूत रहना चाहिए था। शालिनी ने मुस्कुराकर विजय के कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है विजय, तुम उस समय बहुत लाचार थे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। रामनाथ जी और सीता जी भी बहुत खुश थे कि उनका परिवार फिर से एक हो गया था। सीता जी ने आयुष को गले लगाकर कहा, मेरे बहादुर पोते, तुमने हम सबकी जान बचाई। आयुष ने कहा, दादी मैं तो बस वही कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था। आप लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। विजय की कंपनी फिर से उठने लगी। इस बुरे दौर ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। अब विजय ने अपने परिवार को पहली प्राथमिकता देने का फैसला कर लिया था। उसने अपना पूरा समय अपने माता पिता और बेटे के साथ बिताना शुरू किया। एक शाम जब वे सब डिनर कर रहे थे तो विजय ने कहा, शालिनी मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से कॉलेज में पढ़ाना शुरू करो। शालिनी ने कहा, विजय लेकिन घर और आयुष को भी संभालना है। आयुष अब बड़ा हो गया है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। विजय ने कहा, तुमने अपनी पढ़ाई और कैरियर को हमारे लिए छोड़ दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत खुश थी। रामनाथ और सीता जी भी बहुत खुश थे कि उनके बेटे और बहू ने मुश्किलों का सामना एक साथ किया और
वे भी मजबूत बनकर उभरे। समय बीतता गया। आयुष अब कॉलेज जाने लगा था और उसने अपने दादा दादी के नाम पर एक एनजीओ शुरू किया था जिसका नाम था राम सीता फाउंडेशन। इस एनजीओ का उद्देश्य उन बुजुर्गों की मदद करना था जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। आयुष ने अपने दोस्तों और कॉलेज के शिक्षकों को भी इस काम में शामिल किया। देखते ही देखते यह फाउंडेशन बहुत लोकप्रिय हो गया और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर दान देना शुरू कर दिया था। शालिनी ने भी कॉलेज में पढ़ाना फिर से शुरू कर दिया था। वह अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत खुश रहती थी और उसे फिर से अपनी पहचान मिल गई थी। एक दिन रामनाथ और सीता जी आयुष से मिलने उसके एनजीओ गए। वहाँ उन्होंने कई बुजुर्गों को देखा। कुछ बुजुर्ग तो अपने बच्चों की याद में रो रहे थे तो कुछ अकेलेपन से परेशान थे। रामनाथ ने कहा, बेटा, यहाँ तो हर कहानी में दर्द है। हाँ दादाजी, आयुष ने कहा, इसीलिए मैंने यह एनजीओ शुरू किया है। हम इन सभी को एक परिवार जैसा माहौल देना चाहते हैं जहाँ वे अकेलेपन और दुख से दूर रह सकें। यह सुनकर रामनाथ जी और सीता जी बहुत भावुक हो गए। उन्हें अपने पोते पर बहुत गर्व था। उसी पल उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि उनके पास एक प्यार करने वाला परिवार है। विजय और शालिनी ने भी अपने बेटे के इस कदम में उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने राम सीता फाउंडेशन के लिए एक बड़ी जगह खरीदी और उसे एक आरामदायक घर का रूप दिया। इस घर में सभी बुजुर्गों के लिए मेडिकल सुविधाएं, मनोरंजन के साधन और एक छोटा सा बगीचा भी था। एक रात पूरा परिवार एक साथ बैठा था। रामनाथ ने विजय से कहा, बेटा, तुमने और शालिनी ने हमें हमेशा खुशी दी है, लेकिन आयुष ने हमारे जीवन को एक नई पहचान दी है। आज हम सिर्फ तुम्हारे माता पिता नहीं बल्कि उन सभी लोगों के भी माता पिता हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। राम सीता फाउंडेशन की सफलता की खबर धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। एक दिन एक बुजुर्ग महिला को फाउंडेशन में लाया गया जो बहुत कमज़ोर और बीमार थी। उसका नाम रीना था और उसे उसकी बेटी ने बेघर छोड़ दिया था। शालिनी और आयुष ने रीना की बहुत देखभाल की। कुछ ही दिनों में रीना की सेहत में सुधार होने लगा और वह धीरे धीरे सबसे बात करने लगी। एक दोपहर जब आयुष रीना के कमरे में गया तो उसने रीना को एक पुरानी तस्वीर को देखते हुए देखा। उस तस्वीर में रीना अपने पति और 2 बेटियों के साथ खड़ी थी। रीना ने रोते हुए कहा, बेटा, ये मेरी बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी ने ही मुझे छोड़ दिया। आयुष ने तस्वीर में देखा और चौंक गया। उसने पूछा, आंटी, क्या आपकी बड़ी बेटी का नाम नीता है? रीना ने आश्चर्य से आयुष की तरफ देखा। तुम उसे कैसे जानते हो? आयुष को यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस नीता ने उसके परिवार को इतना दुख दिया था वह उसकी ही माँ है। उसने रीना को अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे नीता ने उनके साथ छल किया और उनके घर को नरक बना दिया था। यह सुनकर रीना को गहरा सदमा लगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी इतनी स्वार्थी और क्रूर हो सकती है। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने आयुष से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि नीता इतनी गिर चुकी है। आयुष ने कहा, आंटी, यह आपकी गलती नहीं है। आपने अपनी बेटी को सही संस्कार दिए होंगे, लेकिन
वह भटक गई। उस शाम आयुष ने अपने माता पिता और दादा दादी को रीना के बारे में बताया। उन्होंने रीना से मिलने का फैसला किया। जब उन्होंने रीना को देखा तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। रामनाथ ने रीना से कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है, लेकिन हम तुम्हें माफ़ कर चुके हैं। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। रीना की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बहुत खुश थी कि जिस परिवार को उसकी बेटी ने इतना दुख दिया था वही उसे अपना रहा है। कुछ महीनों बाद नीता की सज़ा पूरी हो गई। जब वह जेल से बाहर निकली तो उसे कोई लेने नहीं आया। वह अकेली और बेसहारा थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने माता पिता और उन सभी को याद किया जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था। नीता ने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की। कई दिनों की तलाश के बाद उसे पता चला कि रीना राम सीता फाउंडेशन में है। जब नीता फाउंडेशन पहुंची तो उसने अपनी माँ को विजय के परिवार के साथ हंसते हुए देखा। नीता को अपनी आंखों पर यह विश्वास नहीं हुआ कि जिस परिवार को उसने इतना नुकसान पहुंचाया था वे ही उसकी माँ की देखभाल कर रहे थे। नीता ने रामनाथ, सीता जी, विजय, शालिनी और आयुष के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की। विजय और शालिनी ने उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने उसे घर चलने को कहा, लेकिन नीता ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं आपके घर नहीं रह सकती, मुझे अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी चाहिए। मैं यहीं रहकर अपनी माँ और बाकी सभी बुजुर्गों की सेवा करूँगी। नीता ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल दिया। अब उसने राम सीता फाउंडेशन में बुजुर्गों की सेवा करना शुरू किया और बाकी की ज़िंदगी नेक कामों में लगा दी। इस तरह उसने न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी माफ़ किया और अपने जीवन में शांति पाई। नीता के जीवन में आए इस बदलाव ने सभी को हैरान कर दिया था। उसने पूरी ईमानदारी से राम सीता फाउंडेशन में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह सबसे पहले उठती और सबसे आखिरी में सोती थी। उसने अपने बुरे अतीत को भुलाकर बुजुर्गों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह अपनी माँ की बहुत सेवा करती थी और हर दिन उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती थी। एक दिन रामनाथ और सीता जी ने नीता को एक कमरे में अकेले अपनी माँ के पास बैठे हुए देखा। नीता अपनी माँ के पैर दबा रही थी और उनके माथे पर प्यार से हाथ फेर रही थी। यह दृश्य देखकर रामनाथ और सीता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें यह देखकर बहुत सुकून मिला कि नीता ने वाकई अपनी गलतियों से सबक लिया था। कुछ सालों बाद रीना का देहांत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद नीता पूरी तरह से अकेली हो गई थी। वह अपने दुखों को भूलने के लिए और भी ज़्यादा लगन से काम करने लगी। विजय और शालिनी ने नीता को अपने साथ रहने के लिए कई बार बुलाया, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। वह अब अपने परिवार से दूर रहकर ही अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहती थी। हालांकि वह हर हफ्ते विजय के परिवार से मिलने जाती थी और उनके साथ कुछ समय बिताती थी। एक दिन आयुष ने अपने दादा दादी के सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। उसने सभी बुजुर्गों और उनके परिवारों को बुलाया। उस समारोह में उसने एक घोषणा की, आज मैं अपने दादा दादी रामनाथ और सीता जी के नाम पर एक अस्पताल खोलने जा रहा हूँ, जिसका नाम राम सीता चैरिटेबल हॉस्पिटल होगा। इस अस्पताल में सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा।
आयुष की इस घोषणा पर सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। रामनाथ और सीता जी अपने पोते के इस नेक काम से बहुत खुश थे। उस दिन नीता भी उस समारोह में थी। जब उसने यह सब देखा तो उसकी आंखों में पश्चाताप और सम्मान के आंसू थे। उसे अपने कर्मों पर पछतावा हुआ, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपने जीवन के आखिरी सालों में कुछ अच्छा किया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।